हेलो एंड वेलकम टू AR एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस नए लेक्चर में फिर से आपका खैर मकदम मैं करता हूँ और आपसे यही उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को पूरा देखें और इस लेक्चर से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पेन और पेपर ज़रूर अपने पास रखें ताकि इस लेक्चर का जो मैक्सिमम आपको मिले वो आपको तब मिलेगा जब आप इसको ज़रूर लिख के रखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो कि आज का टॉपिक है आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। आज का टॉपिक जो हमारा दैट इज़ फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर में हम क्या करेंगे आज, इसमें हम जो एसएससी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और उनको देख के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम रिवाइज़ करेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और ये क्वेश्चंस बहुत पुराने नहीं हैं। 2022, 23 और 24 में जो पूछे जा चुके हैं अभी तक, उन्हीं क्वेश्चंस को हम देखेंगे। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा रिलेवेंट जो हैं टॉपिक्स वो कौन से हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका JKPSI है या फिर कोई और एग्ज़ाम JKSSB का, या फिर अगर आप SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपसे निवेदन है, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स बिगिन today's lecture from this slide. The question is asking you what is the metric unit of pressure. Metric unit of pressure जो कि हैं दैट इज़ इक्वल टू 0.96986,923 मैट्रिक यूनिट जो है उसका इन्होंने वैल्यू आपको दिया है। आपको बताना है प्रेशर का मैट्रिक यूनिट इनमें से कौन है। यार्ड है, क्वाट है, बार है और गैलन है। ठीक है, तो ये आपको इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये 2023 में पूछा था एसएससी ने। तो ये जो यूनिट है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही है कि आपके जो यूनिट्स हैं स्पेशली प्रेशर के वो बहुत सारे हैं, आपको ये याद होने चाहिए। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बार। ठीक है, बार जो है दैट इज़ द ओनली यूनिट जो आपको प्रेशर का है। अगर आप यार्ड की बात करेंगे तो यार्ड कौन सा यूनिट है, यार्ड है आपका यूनिट जो कि हमारा डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक, यार्ड जो है इट इज़ रिलेटेड टू डिस्टेंस। इसी तरह से अगर आप बात करेंगे क्वाट की तो ये आपका वॉल्यूम से रिलेटेड है। किससे, वॉल्यूम से रिलेटेड है। ये भी यूनिट है लेकिन वॉल्यूम का है। इसी तरह से गैलन, आपने गैलन तो सुना ही होगा, गैलन जो है ये भी आपका वॉल्यूम से रिलेटेड है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें याद रह गई। और ये जो बार हैं दिस इज़ इक्वल टू 1 बार कितना पास्कल्स होता है, 1 बार इक्वल टू 1 लाख पास्कल्स। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसी से रिलेटेड ये जो कॉन्सेप्ट हैं हम थोड़े रिवाइज करेंगे, ये आप स्लाइड पे देखेंगे। देखिए 1 बार जो है ना दिस इज़ द मैट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर। ये तो आपको आप लग गया पता है कि बार जो है दैट इज़ द मैट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर, जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं मेट्रोलॉजी में या फिर बाकी साइंटिफिक फील्ड्स में। ठीक है, ये डिफ़ाइन किया जाता है 1 लाख पास्कल्स को हम बोलते हैं 1 बार। ठीक है, 1 लाख पास्कल्स ये आपको याद रखना है। 1 लाख पास्कल्स इक्वल टू 1 बार, तो ये आपको याद रखना है। ये इम्पॉर्टेंट एक डेरिवेशन है जो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर हम 1 एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो वो हम लेते हैं 101,325 पास्कल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना एज इट इज़। और ये जो 1 बार है ये मैंने आपको बताया, ये होता है 1 लाख पास्कल्स और ये होता है 0.986923 एटमॉस्फेयर्स। एटमॉस्फेयर्स भी हम जनरली एक यूनिट ले लेते हैं। ठीक, तो इसको आप याद रखना है। एक और चीज़ जो हमें इसमें याद रखनी है वो ये है कि 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो हम लेते हैं वो हम यूजुअली इतना भी लेते हैं 1.013 ठीक बार। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं 1 एटमॉस्फेयर कितना है तो वो आता है 1.013 बार। तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं, ये अगर आप रेज़्ड टू पावर 10 इन टर्म्स ऑफ दिस लिखेंगे तो ये ऐसे आता है। कभी कभी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा उसमें ऑप्शन ये होगा। ठीक है, 1 बार इक्वल टू हाउ मच, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये इसके बराबर भी आ जाता है। ठीक है, एक बेसिक सी यहाँ पे कन्वर्शन है। आई होप आपको ये समझ आ रही होगी। आगे देखते हैं।
A bus moving on a straight road at a speed of 10 km per hour increases its speed to 70 km per hour in 2 minutes. Find its average acceleration. आपको यहाँ पे इसने बस का कहा है कि बस एक रोड पे चल रही है, उसकी पहली स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर जो कि फाइनल स्पीड है। तो आपको पता है जब भी हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, फाइनल स्पीड जो कि v हम लेते हैं और इनिशियल स्पीड जो कि हम u लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये है 10 और ये कितना है आपका 70, लेकिन ये दिया है आपको किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है और ये भी किलोमीटर पर आवर में है। और इसने आपको क्या कहा है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। लेकिन अगर आप आंसर देखेंगे यहाँ पे किलोमीटर पर मिनट में दिया है, पर मिनट स्क्वायर में, तो आपको पहले इसका कन्वर्शन करना पड़ेगा यूनिट्स का। ठीक है, तो यूनिट्स क्या, हमारे पास जो यूनिट है वो इन्होंने दिया है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर को अगर आप कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर मिनट में, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका किलोमीटर पर आवर में दिया गया है उसको आप डिवाइड करिए 60 से। ठीक है, 60, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। एक बेसिक सा कन्वर्शन है, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो आपको बस इसको 60 से डिवाइड करना है। ये आवर जो है ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो फिर अगर आप देखेंगे हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, हमें क्या निकालनी है, एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होती है आपका फाइनल, जो एवरेज एक्सेलरेशन का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वो आएगा आपका v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टोटल टाइम, जितना इसने टाइम लिया उस वेलोसिटी के चेंज के दौरान जितना भी इसने टाइम लिया जिसमें ये वेलोसिटी चेंज हुई वो। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे भी जगह है हमें, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कितना था आपका, u था 10, v यानी कि फाइनल वेलोसिटी थी 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो मैंने आपको क्या कहा, जो भी आपको दिया है इसको आप डिवाइड बाई करिए 60, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 1/6 आया आपका, ये किलोमीटर पर मिनट में आएगा। ठीक है, तो दूसरा आपका आएगा 70/60, इस हिसाब से ये और ये कैंसिल, तो 7/6 किलोमीटर पर आवर। अब आप इन चीज़ों को फॉर्मूला में लगाएंगे आंसर निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या है हमारा, a = v माइनस यू अपॉन टी, तो दैट इज इक्वल टू a = 7/6 माइनस 1/6 अपॉन टी। टी कितना दिया था हमें, टी हमें वहाँ पे दिया हुआ था जो कि था 2 मिनट, तो 2 मिनट का यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, a = 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 है ना, डिवाइडेड बाई इसका जो 2 है वो इसके मल्टीपल में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक कन्वर्शंस आते होंगे, आने भी चाहिए। ये दीज आर वेरी बेसिक, ये तो 10th लेवल से पहले ही आपको सिखाया जाता है। तो दिस इज़, ये यहाँ पे चूँकि नीचे डिनोमिनेटर कॉमन था इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया और फिर ऊपर आपको एज इट इज़ 7 - 1 करना है, ताकि इसका जो राइट आंसर आएगा फिर वो आएगा a = 6/6 × 1/2, यानी कि ये 1 आएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 1/2 यानी कि 0.5 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा दैट इज़ 0.5 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। हमारे ऑप्शंस में है, बिल्कुल हैं, तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक, तो याद क्या रखना है आपको, एक तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो कि यहाँ पे मैंने आपको लिख के रखा, दिस इज़ द एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि जब भी यूनिट्स में आपको कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला जो है वो उस हिसाब से आप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें किलोमीटर एज इट इज़ रखना था, इसके साथ हमने नहीं छेड़ा। ठीक है, सिर्फ हमें आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करना था, तो आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये हमें इसमें डिवाइड करना था 60 से। ठीक, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया। कोई डाउट होगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिए। द मेजर ऑफ द फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। आपको बताना है एक फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट को रोटेट कराता है उसकी एक्सिस पे,
उसको हम क्या बोलते हैं। सपोज़ ये आपको इस तरह से समझ आ जाएगा, ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट हैं, ये इसकी एक्सिस हैं और इसको हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और ये सिर्फ इस एक्सिस पे रोटेट करेगा इस तरह से, यानी कि ये इसका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसी पे ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ठीक, तो ये आपको याद रखना। पावर क्या होता है? पावर होता है कि आप कितना काम कर रहे हो, यानी कि कितने टाइम में आप कितना काम कर रहे हो, दैट्स पावर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको पता है, दिस इज रिलेटेड टू द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स होता है? जब आप एक सर्कुलर पाथ में जा रहे हो और आपको जो फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया है। देखिए, टॉर्क को हम थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। टॉर्क जो होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ टर्निंग और रोटेशनल इफेक्ट। जो मैंने अभी कहा कि टर्निंग और रोटेशनल इफेक्ट, उसको हम टॉर्क बोलते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका जो डोर होता है। डोर जो है ना, हमेशा एक साइड से बंद होता है और एक साइड से आप उसको पुश या पुल करते हो, तो ये क्या करता है? टर्न करता है ना, इसी को हम बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। तो ये जो है, ये एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड घूमता है, जैसा कि आपका डोर है, आपको पता है। और ये इसका जो फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। टॉर्क जो होता है, वो होता है फोर्स इनटू ये जो आर है, दिस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये हमारा डोर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है रोटेशन की एक्सिस तक, ठीक है। ये रोटेशनल एक्सिस है और आपको बताना है यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, दैट इज़ इक्वल टू आर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। और फिर एंगल थीटा जो है, दैट इज़ एंगल थीटा, दिस इज़ द एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड द लिवर आर्म। ये जो फोर्स वेक्टर, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये जो लिवर आर्म है, इसके बीच में कितना एंगल है, इससे हम ये मेजर करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखनी है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इस पे पूरा लेक्चर चाहिए होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ, तो आई एम कंसिडरिंग दिस दैट यू आर फैमिलियर विद दिस टर्म्स, इसलिए मैंने यहाँ पे उस तरीके से ये नहीं समझाया। हालांकि एक अच्छी एग्जांपल आपके पास है, जो डोर लगा होता है, उस पर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, द फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी ड्यूरिंग ए शॉर्ट पीरियड आर नोन एज। किसी भी बॉडी पे जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसा क्वेश्चन अभी JK SSB में भी आया था, उस बार भी शायद इसका आंसर था इम्पल्स। तो ये भी आप याद रखेंगे, JK SSB में भी इस तरह के क्वेश्चंस फिर आते हैं। तो ये भी 2023 में इन्होंने पूछा है। तो ये जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं। अगर आप ऑप्शन से भी देखेंगे ना, सरफेस टेंशन तो आपको पता है, ये लिक्विड्स का, यानी कि ये फ्लूइड्स में आता है। सरफेस टेंशन हमें फ्लूइड्स में देखने को मिलता है, ठीक। टेंसाइल स्ट्रेस, ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस कब होता है? देखिए, टेंसाइल स्ट्रेस होगा ऐसे, अगर हमारे पास ये कोई बार है, इसको हमने यहाँ से भी फोर्स अप्लाई किया, यहाँ से भी फोर्स अप्लाई किया, जो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये भी आपको पता है, आई होप आपको पता होगा। देन इम्पल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, दैट इज़ इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? अगर कोई भी फोर्स को थोड़े से पीरियड के लिए आप लगा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। प्रेशर तो आपको पता ही है, प्रेशर क्या होता है? दिस इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक। ये तो हमने बचपन से पढ़ा है, प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। मैंने आपको बताया, जो सरफेस टेंशन होता है, ये किन की प्रॉपर्टी है? फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी है। और ये जो होता है, ये कोहिजन की वजह से होता है सरफेस पे। सपोज़ आपका एक पानी का ग्लास है और इसमें पानी है, आपको पता है जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें आपस में क्या होता है? कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, जिनसे वो एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कोहिजन। तो ये आप याद रखेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। इसका राइट आंसर क्या है? इम्पल्स। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो फोर्स होता है, दैट इज़ इम्पल्स। यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको रिवाइज करके रखेंगे। इम्पल्स जो है, इट रेफर्स टू द चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम चेंज हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट है जब हम उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं? फोर्स, ठीक है।
इम्पल्स जो होता है आई, ये होता है आपका एफ इंटू टी, यानी कि फोर्स जितना आपने लगाया और कितने टाइम के लिए लगाया, दैट इज़ इट। ठीक है, तो इस तरह से हम इम्पल्स को कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम भी इससे चेंज होगा ऑब्वियसली। जो हमारा इम्पल्स होता है इसका दूसरा फार्मूला जो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज़ डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, पी से हम मोमेंटम डिनोट करते हैं, और ये होता है मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। ठीक है, ये तो चेंज होगी ना, जब आप पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ फोर्स लगा रहे हो तो उसमें ऑब्वियसली आपकी जो वेलोसिटीज़ होगी फाइनल से इनिशियल चेंज हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें ज़्यादा इसी से पूछा जाता है सवाल, लेकिन कभी कभी इससे भी पूछते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला भी इसका बता दिया। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड बार इज़, ये तो मैंने आपको अभी बताया कि रिलेशनशिप क्या है एटमॉस्फेयर और बार के बीच में। ये है यहाँ पे 10⁵, इसको आप 105 मत कंसिडर करना, ये एक्चुअली ऐसे नहीं है, ये है 10⁵। ठीक है, तो इसमें से कौन सी रिलेशनशिप है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। एटमॉस्फेयर और बार में अभी मैंने आपको रिलेशनशिप बताई कि 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, 1.013 बार के बराबर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसका आप आंसर मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, ये देखिए, इसका जो है एटमॉस्फेयर जो है इट इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर, जो कि हम यूजुअली डिफाइन करते हैं एट द एटमॉस्फेयर बाय अर्थ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। ठीक है, जो कि सी लेवल पे हम यूजुअली इसको डिफाइन करते हैं। और ये जो बार है, बार इज़ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर जो है ये। ठीक है, प्रेशर का यूनिट है और कॉमनली यूज़ होता है मेट्रोलॉजी में, तो मैंने अभी भी आपको बताया। इनके बीच में रिलेशनशिप वो मैंने आपको पहले ही बता दिए। ठीक है, फिर भी अगर आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है तो आपको पता होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर जो है ये किसके बराबर होता है, ये होता है 101,325 बार, 101,325 पास्कल्स, नॉट बार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और ये बराबर होता है हमारा 1.013 बार के बराबर। ठीक है, 1.013 बार के बराबर यही होता है। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि 1 बार जो होता है ये होता है 1 बार का जो ये होता है 0.986, जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था वो क्या था, 923 एटमॉस्फेयर। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, दैट इज़ 1 एटमॉस्फेयर इसके बराबर है और 1 बार इसके बराबर है। ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। ओके, विच लॉ वॉज डेवलप्ड इन द 1960s टू डिस्क्राइब दैट एनी फोर्स अप्लाई टू ए confined fluid is transmitted equally in all directions regardless of the shape of the container। कौन सा ऐसा लॉ किया गया था डेवलप 1600 में, यानी कि 17th सेंचुरी में। तो वो जो लॉ बोलता है वो क्या बोलता है कि अगर आप किसी भी कन्फाइंड लिक्विड को, सपोज़ आपके पास ये कोई कंटेनर है, आपने इसमें कोई लिक्विड रखा, ठीक है, लिक्विड रखा, तो फिर अगर आप इसको फोर्स अप्लाई करेंगे कहीं से भी, सपोज़ यहाँ से हमने इसको फोर्स अप्लाई किया, तो ये जो फोर्स है ये ट्रांसमिट होगा इक्वली हर जगह से, यानी कि किसी भी साइड से अगर आप देखोगे तो ये इक्वली ट्रांसमिट होता है। ये कौन सा फोर्स है, सॉरी ये कौन सा लॉ है वो आपको बताना है। मैग्नस's लॉ, ग्राहम्स लॉ, पास्कल्स लॉ, टॉर्सलीज लॉ। ठीक है, तो ये जो लॉज हैं ये इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। और इसका जो आंसर है दैट इज़ पास्कल्स लॉ। ब्लेज पास्कल ने ये हमें दिया था ये लॉ, और इसी का जो है इसी से हमें पता चलता है कि ये जो फोर्स होता है ये होता है प्रेशर जो आपका होता है दैट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे इन चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखिए, जो ये जो ग्राहम्स लॉ है इसको बोलते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन। ये हमें बताता है गैसेस के बारे में। ठीक है, मोलर मास के बराबर होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ, वो हम अभी देखेंगे। मैग्नस's लॉ जो है ना इसको हम बोलते हैं ये जो हम बोलता है हमें ये बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी फ्लूइड में से गुजर रहा है, सपोज़ हमारे पास वाटर है और इसमें से कोई ऑब्जेक्ट गुजर रहा है जिसको हमने क्या किया है, ड्रिफ्ट जो कर रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन में चेंज करेगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी। टॉर्सलीज लॉ जो है ये है हमारा ये वाला लॉ, v = √2gh, यानी कि आपकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है √2gh फ्लूइड की। ठीक है, यहाँ पे h क्या है, हाइट ऑफ द कॉलम
जो भी फ्लूइड होगा हमारे पास, और जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इनको हम थोड़ा सा फिर भी रिवाइज करेंगे, मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख के रखा है। देखिए पास्कल्स लॉ जो है ना, ये हमें स्टेट करता है, जो मैंने अभी आपको बताया, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू ए कन्फाइंड फ्लूइड, एक फ्लूइड जो कि कन्फाइंड है किसी कंटेनर में, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर चेंज जो है ट्रांसमिट होते हैं इक्वली, यानी कि हर साइड से प्रेशर चेंज इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा और एंड अनडिमिनिश्ड, यानी कि उसमें कोई कमी नहीं आएगी थ्रू आउट द फ्लूइड इन ऑल डायरेक्शंस। इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये वाला जो कि मैंने आपको बताया। मैग्नस's लॉ जो है ना, दिस लॉ डिस्क्राइब्स दैट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए स्पिनिंग ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू ए फ्लूइड, अगर किसी भी फ्लूइड में से कोई ऑब्जेक्ट है जो कि स्पिनिंग कर रहा है, ठीक है। स्पिनिंग का क्या मतलब होता है, ऐसे ऐसे जो रोटेट करती है ना, क्रिकेट में आपने देखा होगा ना, स्पिन बोलते हैं हम, बॉल स्पिन हो रही है। स्पिन का मतलब क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर एक्सिस पे रोटेशन दिखाती है बॉल, ठीक है। विच कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू डिविएट फ्रॉम ए स्ट्रेट पाथ, तो इससे क्या होगा, इसका जो पाथ होता है इस फ्लूइड में, जो ये पाथ इसका था ये डिविएट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, स्पिनिंग मोमेंट ऐसे है ना, स्पिनिंग ऑफ बॉल, मैंने यहाँ पे कर्व ऑफ ए स्पिनिंग बॉल, ये तो आपको यहाँ पे एग्जांपल भी है। ग्राहम्स लॉ क्या है, ग्राहम्स लॉ जो है दिस पर्टेन्स टू इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, ठीक है। ये गैसेस से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। और इसका क्या है, ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है या रेट ऑफ इफ्यूजन है, ये होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, ठीक। यानी कि रेट ऑफ इफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद टॉर्सलीज लॉ मैंने आपको बताया। टॉर्सलीज लॉ जो है यह हमें देता है स्पीड ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग आउट ऑफ एन ऑरिफाइस। ऑरिफाइस क्या होता है, एक होल। सपोज हमारे पास ये कंटेनर है और हमने इसमें फ्लूइड भर के रखा है, ठीक है, फ्लूइड है इसमें पूरा भर के, और यहाँ पे इसका जो है ऑरिफाइस है, यानी कि एक होल है और यहाँ से फ्लूइड निकल रहा है बाहर, ठीक है। तो ये इसकी स्पीड हमें देता है, और ये स्पीड होती है v = √2gh, यहाँ पे रूट भी है, v = √2gh के बराबर होता है ये, v = √2gh। ये मैंने आपको बताया, ये जो h है दिस इज़ द हाइट ऑफ द कॉलम, ये वाटर कॉलम की कितनी हाइट है, ये वही हाइट है, और ये जो g है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपको याद रखना है, ठीक। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इसको बोलते हैं, और ये होते हैं इसके बराबर। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। A ball possesses 3000 units of momentum. What would be the ball's new momentum if its velocity was doubled? एक बॉल जो है वो पोजेस करती है, यानी कि एक बॉल में आपके पास 300 यूनिट्स मोमेंटम ऑलरेडी हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप उस बॉल को एक नया मोमेंटम देने के लिए उसकी वेलोसिटी जो है डबल करते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि नया जो मोमेंटम है, व्हाट वुड बी द बॉल्स न्यू मोमेंटम, बॉल का जो नया मोमेंटम है वो कितना होगा, ठीक है। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए। मोमेंटम हम कैसे लेते हैं, अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ देखेंगे तो मोमेंटम की जो फॉर्मूला होती है दैट इज़, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, p = मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि मोमेंटम जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। अगर वेलोसिटी हम डबल करेंगे तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा, अगर मास को हम डबल करेंगे तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा, है ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा फिर आपका 6000 यूनिट्स, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको वैसे भी करके देता हूँ, P = m × v। अब क्या है हमारे पास, P 300 यूनिट्स, ठीक है। मास हमारे पास m है, यहाँ पे जो था वो यहाँ पे भी है, और यहाँ पे हमें v की जगह 2v है, ठीक है। तो ये 2v से जो होगा ये बनेगा आपका 600, ठीक है। इस तरह से तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा, लेट मी मेक इट क्लियर, ठीक, वेट इरेज, ठीक है, ओके। तो P = m × v होता है हमारे पास, ठीक है। तो जब आप इसको डबल करेंगे तो ऑब्वियसली डायरेक्टली ये भी डबल हो जाएगा, तो आपका जो होगा 6000 यूनिट्स जो है इसका आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये रिलेशनशिप आपको इसमें इंपॉर्टेंट जो कि आपको याद रखनी है, P = m × v होता है। तो जब आप v को डबल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी डबल हो जाता है, ओके, कीपिंग द मास कांस्टेंट, ओके। आगे बढ़ेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कॉन्टैक्ट। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं सर? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनको हमें फिजिकली, देखिए किसी भी मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर हमें किसी भी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करना है तो हमें उसको टच करना पड़ता है, ठीक है, टच करना पड़ता है। तो अगर कोई ऐसा फोर्स है जो बिना टच किए भी अप्लाई हो सकता है उसको बोलते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि इसमें कोई फिजिकल आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको याद क्या रखना है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दीज आर दोज फोर्सेस दैट कैन एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स विदाउट रिक्वायरिंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है, कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट हमें इनके लिए नहीं चाहिए होता है, उनको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब ऐसे फोर्सेस की एग्जांपल क्या है हमारे पास? आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, कि दो बॉडीज़ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। हमारी अर्थ पे जो सोलर सिस्टम का ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमारी अर्थ बहुत दूर है ना, फिर भी इनके बीच में जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट हैं, दूर हैं इससे बिल्कुल, है ना। इसी तरह से अगर आप देखेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दैट्स आल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दो मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स होता है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक मैग्नेट है, इनके बीच में आपको पता है फोर्स डेवलप हो जाता है, तो इसको भी बोलते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इसमें ग्रेविटेशनल भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है, फ्रिक्शन नहीं है, मैग्नेटिक भी है, लेकिन आपको बोला क्या है? नॉट है, जो नहीं है नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट कौन है? ये सारे हैं। नॉन कॉन्टैक्ट कौन नहीं है? फ्रिक्शन है, ठीक है। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन है सर कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा फोर्स, बिल्कुल नॉन कॉन्टैक्ट का अपोजिट। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा फोर्स है जिसमें आपको फोर्स जनरेट करने के लिए दो बॉडीज़ के बीच में कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है, ये एक लाजमी कंडीशन है, ठीक है। और आपको पता है फ्रिक्शन कैसे होता है सर? ये एक सरफेस अगर है, इसके ऊपर जब तक हम दूसरी सरफेस नहीं रखेंगे तब तक फ्रिक्शन डेवलप नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो याद क्या रखना है आपको? एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट में एग्जाम्पल्स ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और आपका मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और नॉन कॉन्टैक्ट में फ्रिक्शन सबसे अच्छा आपका एग्जाम्पल है जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये यहाँ पे कुछ इसके ये है मैंने दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस दो मासेस के बीच में एक्ट होता है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं ये आपको पता है चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, आपको याद होगा वो एक्सपेरिमेंट जो हम करते थे बचपन में, सर पे आप कंगा रगड़ते थे तो कंगे से फिर वो उस पर क्या चढ़ता था, हमारा जो पेपर होता वो कभी किया होगा आपने। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स जो है ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। फ्रिक्शन जो है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। थैंक यू। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है आपको ये समझ आ गई होगी। आपसे एक ही गुजारिश रहेगी कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगले लेक्चर में मिलेंगे नया एक लेक्चर। हालांकि इसके और भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स और भी हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे और उसमें इसके बाकी कॉन्सेप्ट जो बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे। और आपसे बस यही गुजारिश है कि सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए अगर आपने अभी तक देखा है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है आपका सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में।